हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमें मालूम है कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। कुछ मेटल लो रिएक्टिव भी होती है। तो मेटल जो है जनरली अपने किसी कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अर्थ क्रस्ट से निकलती है। लेकिन यदि हम सारी मेटल्स के ऑक्यूरेंस की बात कर ले तो कुछ मेटल्स फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में भी पाई जाती है। दैट मीन्स कंपाउंड में नहीं होगी, अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन मैक्सिमम मेटल्स क्या होती हैं, वो अपने किसी अदर कंपाउंड के साथ यानी मिक्स फॉर्म में मिलती है। किसी के साथ हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी, जैसे कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड्स है, इनकी फॉर्म में हमें मिलती है। जो फ्री स्टेट में मिलती हैं वो काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये फ्री स्टेट में मिलती है। जबकि कंपाउंड स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में क्या होगी, जैसे आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन, ये सभी क्या मिलेंगे आपको कंबाइंड स्टेट में मिलती है। कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो फ्री स्टेट में भी मिलती हैं और कंपाउंड स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाती है। डिपेंड करता है कि कहाँ से उनका ऑक्यूरेंस हो रहा है, कहाँ से वो निकल रही है, उसके बेसिस पर वो मिलती है। ये मेटल होती हैं आपकी सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, ये ऐसी हैं जो आपको नेटिव स्टेट में भी मिल जाती हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाती है। अब हम ऐसी मेटल्स की बात करें जो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में मिलती है, ये अपने किसी भी कंपाउंड की फॉर्म में मिलती हैं। उनके आसपास उनको जो भी एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं उनके साथ कंबाइन हो जाती हैं और स्टेबल कंपाउंड बना लेती हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, इनकी फॉर्म में ये जनरली पाई जाती है। अब जिस कंबाइंड फॉर्म में ये मेटल्स हमें मिलती हैं उसको बोला जाता है मिनरल्स। यानी अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल जिस फॉर्म में मिलती है उसे बोला जाता है मिनरल। एक ही मेटल के बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, दैट मीन्स एक ही मेटल बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। तो एक ही मेटल के बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं और उतने सारे मिनरल्स में से कुछ पर्टिकुलर मिनरल ऐसे होते हैं जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली अच्छी तरह से निकाल सकते। दैट मीन्स कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को आप उस मिनरल से प्यूरिफाई कर सकते, निकाल सकते। तो वो जो पर्टिकुलर मिनरल है उसे बोला जाता है ओर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम बॉक्साइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। वहीं एल्युमिनियम क्ले की फॉर्म में भी पाया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2SiO2 2H2। इन दोनों फॉर्म में एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में से बॉक्साइट में से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना, एल्युमिनियम को निकालना ज़्यादा इजी और चीप होता है। हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर होता है। तो जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का और होता है। क्ले को हम एल्युमिनियम का और नहीं बोलेंगे, बॉक्साइट को एल्युमिनियम का और बोलेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑल ores are mineral but all minerals are not ore। ठीक है ना, सारे के सारे जो ऑर्स हैं वो मिनरल कहला जाएंगे, उनको हम मिनरल्स कह देंगे क्योंकि मिनरल में से ही एक पर्टिकुलर को हमने छाटा है, वो और है। तो सारे ऑर्स आपके मिनरल होंगे बट सारे मिनरल्स को हम और नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं ऑल ऑर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। अब एक और से प्योर मेटल फॉर्म करना ये काफ़ी थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, जो काफ़ी स्टेप में वर्क किया जाता है। इसके लिए जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं ये मोस्टली 4 स्टेप यूज़ की जाती हैं। पहला आपका आता है क्रशिंग ऑफ ओर। पहली होती है आपकी क्रशिंग, दूसरी होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को बोला जाता है इनरिचमेंट ऑफ। और थर्ड पॉइंट आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट। और लास्ट पॉइंट आता है आपका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल। इस तरह से इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट वर्क किया जाता है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करें क्रस्ट। जो हमें और मिलता है, ये और कहाँ से मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है। अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, दैट मीन्स ये बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में होगा, काफी बिग स्टोन्स की फॉर्म में होगा। तो उनको पहले मशीन के थ्रू छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसको क्रशिंग कहा जाता है। ठीक है ना, जिसमें आप बॉल मिल या स्टैम्प मिल का भी यूज़ किया जाता है, यानी कुछ मशीनरी का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे उन बड़े लम्प्स को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो दैट इज द क्रशिंग। दूसरी बात आती है कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट। कॉन्सेंट्रेशन जिसे क्या होता है कि जब हम और की बात कर रहे हैं, और आपने कहाँ से निकाला है? अर्थ क्रस्ट से। तो इसमें बहुत सारी अर्थी इम्प्यूरिटीज भी मिक्स होगी, जैसे सॉइल, स्टोन और स्मॉल पेबल्स। इस तरह की बहुत सारी इम्प्यूरिटीज इसके साथ मिक्स होती, जिसको गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। इन गैंग या मैट्रिक्स को और से रिमूव करना, सेपरेट करना, यानी हमें कह दो कि प्योर और फॉर्म करना है और सारे अर्थी इम्प्यूरिटीज उसमें से रिमूव करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको कॉन्सेंट्रेशन या इनरिचमेंट बोलते हैं। अब क्योंकि सारे ऑर्स में सेम टाइप की इम्प्यूरिटीज नहीं होंगी, सेम टाइप का मैट्रिक्स नहीं होगा, गैंग नहीं होगा, तो किस टाइप का गैंग या मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेंट्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ कुछ कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी ये हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग उस केस में यूज की जाती है जब हमारे पास गैंग और पार्टिकल की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनके वेट में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उस केस में हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज की जाती है। इसमें क्या करते हैं, एक स्लोपिंग टेबल पर जो आपने क्रस्ट और लिया है उस क्रस्ट और को रखते हैं। उस टेबल में बीच बीच में काफ़ी सारे थोड़े पार्टीशंस बने होते। अब इस पे काफ़ी तेजी से वाटर को फ्लो किया जाता है, हाई स्पीड से वाटर को फ्लो किया जाता है। गैंग या और में से जो भी लाइट वेट होता है, जिसकी डेंसिटी लाइट होती है, वो वाटर के साथ फ्लो होके आगे निकल जाता है और दूसरा सब्सटेंस आपके पास टेबल पर रह जाता है। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं। दूसरी प्रोसेस आती है आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन। जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है जनरली हम आयरन ऑक्साइड के केस में यूज करते हैं, यानी हेमेटाइट के केस में इसको यूज किया जाता है। दूसरा आपका है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, इस प्रोसेस का यूज जनरली सल्फाइड और के केस में किया जाता है। जब हमारे पास और में सल्फाइड हो, जैसे जिंक सल्फाइड और आप बोल सकते हैं आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो जब सल्फाइड और हमारे पास होता है उस केस में हम फ्लोटेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़े से कंटेनर में जो आपने अभी क्रस्ड और लिया था, इस क्रस्ड और को लिया जाता है, उसमें वाटर फिल किया जाता है और कुछ क्वांटिटी में लो ग्रेड ऑयल जैसे टर्पेंटाइन ऑयल या पाम ऑयल, इनको मिक्स किया जाता है और काफ़ी तेज स्पीड से एयर को ब्लो किया जाता है। इसमें प्रिंसिपल ये है कि जो पार्टिकल्स, यानी इसमें और पार्टिकल ऑयल के साथ कनेक्शन शो करते हैं, दैट मीन्स ऑयल में डिजॉल्व होते हैं, और जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर में रह जाते हैं। तो जब हम इसमें तेज स्पीड से एयर ब्लो करते हैं
तो और के पार्टिकल जो वाटर में वेट नहीं होते बट ऑयल में हो जाते हैं, तो वो ऑयल के पार्टिकल्स के साथ ऊपर की तरफ फ्रॉथ बनाकर आ जाते हैं, और जो आपके इम्प्योरिटीज रहती है यंग पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ कंटेनर में नीचे सेट हो जाते हैं। ऊपर से फ्रॉथ को अलग निकाल लिया जाता है, उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड और रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन उस टाइम यूज किया जाता है जब गेंग और में से कोई एक पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो। जैसे आयरन ऑक्साइड के केस में इसका यूज किया जाता है, यानी हेमेटाइट के केस में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 व्हील्स होते हैं, इस तरह से हम मान सकते हैं ये 2 व्हील्स हैं। ये व्हील्स एक बेल्ट इन व्हील्स पर रोटेट हो रहा है। यहाँ पर हम एक हुपर लेते हैं और इस हुपर की हेल्प से यहाँ पर हम और पार्टिकल्स को डालते हैं। यहाँ पर आपका मैग्नेट लगा हुआ है इस वाले व्हील। अब जब ये यहाँ से रोटेट होता है तो जो मैग्नेट वाला पार्टिकल होगा वो इधर जाके सेपरेट होगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो इधर सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दोनों पार्टिकल सेपरेट होकर यहाँ में मिल जाते। तो मैग्नेटिक सेपरेशन उस केस में यूज किया जाएगा जब एक पार्टिकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला हो। तो इस तरह से हम इन प्रोसेस को यूज करके और का कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट कर लेते हैं। अब इनरिचमेंट के बाद जो हमारे पास और आया है, इससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। दैट मीन्स हम मेटल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें मेटल फॉर्म करने के लिए वो जिस मेटल का आप फॉर्मेशन करना चाह रहे हो वो मेटल किस कैटेगरी के, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम कंप्लीट जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। जो अपर मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये हमारी मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है। मिडिल वाली आयरन, जिंक, टिन, ये हमारी मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं। और जो नीचे आती है आपकी मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आपकी कौन सी आएगी, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर। इनकी बात करें तो मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन जनरली जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है सल्फाइड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का और होता है सिनेबार, फॉर्मूला होता है HgS। इसको बोलते हैं सिनेबार। तो जब हम मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास सिनेबार लेंगे हम। इस सिनेबार का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, इसे हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे। ये आपके पास है HgS, हमने इसकी की रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, जो आपके पास सब्सटेंस है इसको आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो उसमें जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपके पास मेटल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के और की रोस्टिंग या हीटिंग करने पर हमारे पास मर्क्यूरी फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करें क्योंकि कॉपर भी एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल आता है। कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर के और कॉपर सल्फाइड Cu2S, जिसे कॉपर ग्लांस भी बोलते हैं, कॉपर ग्लांस से किया जाता है। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करें तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन किससे किया जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। इसमें भी आपके पास सल्फाइड है, दैट मीन्स इसकी भी हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग दैट मीन्स इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट किया जा रहा है। जब इसे हीट करेंगे
तो आपके पास कुछ अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आप इसे बैलेंस करके देख सकते हैं। Cu2O SO2 हीट किया आपने, इसकी रोस्टिंग की, 2 2 4 एंड ये आपके पास अभी क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नहीं मिला है। ये कॉपर ऑक्साइड फिर से कुछ बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी पूरा कॉपर सल्फाइड पूरा कॉपर ग्लास रोस्टेड नहीं हुआ है, तो कुछ अमाउंट में ये आपके पास कॉपर ग्लास बचा हुआ है, कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा और अब आपके पास सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में निकल जाएगा और यहाँ आपके पास कॉपर मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास ये कॉपर मिल जाएगा। ये कॉपर, यहाँ कॉपर ऑक्साइड मिला था, इसने फिर से कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन किया, ये आपके पास कॉपर मिले। दैट मीन्स ये जो हम बात कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे, हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे थे। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में रहती है, जिनकी हम रोस्टिंग या जिनको डायरेक्ट हीट करके और से मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे सिंपल मेथड हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं, यानी ऐसी मेटल्स जो मिडिल ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट रहती हैं, जैसे जिंक या आयरन की बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इसकी मॉडरेट रिएक्टिव में एक्सट्रैक्शन करने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करना बताऊंगी, क्योंकि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मिडिल वाली मेटल्स हैं, वो कार्बोनेट फॉर्म में भी रहती हैं और सल्फाइड फॉर्म में भी रहती है। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक ZnCO3 जिसे कैलामाइन बोला जाता है, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहती है, और जिंक ZnS जिंक ब्लाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहती है। ये दोनों इसके और हैं, दोनों से ही जिंक को फॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेंट्रेटेड जो आपको और मिला है, उस कॉन्सेंट्रेटेड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी मेटल को, मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का रीजन ये है कि सल्फाइड या कार्बोनेट का रिडक्शन उतना इजीली नहीं हो पाता है जितना ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। तो जितना इजीली रिडक्शन होगा मेटल हमें उतना ही आराम से मिल पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास और है सल्फाइड या कार्बोनेट और है, उसे ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस की जाती हैं। एक को बोला जाता है कैल्सिनेशन और दूसरी होती है आपकी रोस्टिंग। दोनों ही प्रोसेस में सिमिलरिटी ये है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड और है उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और रीजन मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन सल्फाइड या कार्बोनेट के कंपेयर में इजी हो जाता है, इसलिए हमें उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट वाले और का को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और रोस्टिंग में सल्फाइड वाले और को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यदि मैंने लिया ZnCO3 तो मैं इसका क्या करूंगी, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में भी हीट किया जाता है, और यदि मैंने ZnS लिखा तो इसमें भी मैं क्या करूंगी, हीट ही करूंगी, बट इसको क्या बोला जाएगा, रोस्ट। दोनों में ही मेरे पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा, कुछ और उससे रिलेटेड जो कुछ है वो बाहर निकलेगा। यहाँ भी मुझे मेटल ऑक्साइड मिला, यहाँ भी मुझे मेटल ऑक्साइड मिला, यहाँ भी मैंने हीट किया, यहाँ भी मैंने हीट किया, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ मेरे पास कार्बोनेट और है और यहाँ मेरे पास सल्फाइड और। ठीक है, जो कार्बोनेट और है उसमें कैल्सिनेशन किया जाएगा। कैल्सिनेशन दैट मीन्स हीटिंग विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और द एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन। यदि बहुत कम क्वांटिटी ऑक्सीजन या एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाए तो उसे हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। यहाँ आप लिख, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो इसको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये अपनी ऑक्सीजन को रीअरेंज कर लेगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको ऑक्सीजन की जरूरत
बाहर से नहीं है तो हम कह सकते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन भी ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि यहाँ इसकी बात करें सल्फाइड, तो इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। यदि इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो इसमें मुझे कहीं से लानी पड़ेगी ना, है ना। अब चाहिए तो लानी तो पड़ेगी तो मैं क्या लूंगी यहाँ, रोस्टिंग। रोस्टिंग दैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग वर्ड हम अपनी जनरल लैंग्वेज में नहीं यूज करते, टोस्ट को रोस्ट कर दो, रोटी को रोस्ट कर दो। दैट मीन्स क्या, उस चीज को हीट करना है। नॉर्मली हीट करें दैट मीन वहां पर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो रोस्टिंग सल्फाइड और में होगी, या आप देख सकते हो सल्फाइड या रोस्ट का ऐसा। कैल्सिनेशन सी का सी आता है। इन ट्रिक्स के थ्रू आप लर्न रख सकते हो और कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो कार्बोनेट में कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड में रोस्टिंग होती है। इसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि मेटल अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट, जो मेटल का और है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और इनमें जितनी भी वेपर में कन्वर्ट होने वाली इम्प्योरिटीज होती है वो वेपोराइज हो जाती है, और जो आपका और है ये स्लाइटली पोरस हो जाता है, मॉइस्चर फ्री एंड पोरस हो जाता है। अब ये जो आपके पास ऑक्साइड मिला है, इस ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, चाहे आपके पास कैल्सिनेशन से मिला हो या रोस्टिंग से मिला हो। जिस भी प्रोसेस से आपके पास मेटल ऑक्साइड मिला है, इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, और रिडक्शन के बाद आपके पास मिलती है मेटल। अब रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो जनरली हम जब आयरन या जिंक का रिडक्शन करते हैं तो हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं। जैसे मुझे जिंक का फॉर्मेशन करना है तो जिंक के लिए मेरे पास यदि जिंक कार्बोनेट है, यानी ये क्या है, कैलेमाइन। कैलेमाइन है तो पहले मैंने इसका क्या किया, कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन किया तो ये ZnO में कन्वर्ट हो गया। अब इस ZnO का मैं क्या करूंगी, रिडक्शन, है ना, इसका क्या किया जाएगा, रिडक्शन। तो ये जो ZnO है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। वहीं यदि मैंने ले लिया ZnS, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लाइंड, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड है, ठीक है ना, S से S मिल रहा है, सल्फाइड है। सल्फाइड है तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ZnO, और SO2 बाहर निकल गया। इसको बैलेंस कर लो आप, करना है तो यहाँ 2 करूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये जो ZnO मिला, इस ZnO का क्या कर दिए हम, रिडक्शन। किससे किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कोक से। तो ये क्या मिल गया मेरे पास, फिर से Zn और CO। ये किसका एक्सट्रैक्शन हो गया, जिंक का। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनका हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन नहीं कर सकते। जो कार्बन के थ्रू रिडक्शन किया जाता है, इस रिडक्शन को बोला जाता है स्मेल्टिंग, है ना। कार्बन के थ्रू जो रिडक्शन करते हैं उसको लिए टर्म यूज की जाती है स्मेल्टिंग। लेकिन सारी मेटल्स कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं हो पाती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनके लिए हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम का यदि यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एल्यूमिनोथर्मी। जैसे मैग्नीज एंड क्रोमियम ऐसी मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन एल्युमिनियम के थ्रू किया जाता है। जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड MnO2, इसको एल्युमिनियम के थ्रू रिडक्शन किया जाएगा तो मुझे मिलेगा Mn, और ये निकल जाएगा Al2O3 में। आप चाहे तो इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ये 3 तो बैलेंस होगी नहीं तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 तो यहाँ कर दो 3, एल्युमिनियम हो गया 4,
यहाँ कर दो 3, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आप क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्साइड क्या है, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, इसका भी रिडक्शन कर दें, किससे कर दें, इसका रिडक्शन भी होगा एल्युमिनियम से, तो ये क्या मिलेगा क्रोमियम, और ये फॉर्म करेगा Al2O3, यहाँ कर दो 3, यहाँ कर दो 2, ये आपको मिल गया। अब आपने एक टर्म सुनी होगी थर्माइट वेल्डिंग। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है यानी एल्यूमिनोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट फॉर्म होती है। तो यदि ये प्रोसेस एल्यूमिनियम के सॉरी आयरन के साथ की जाए, Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम, तो ये क्या बनाएगा Fe प्लस Al2O3। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें जो ये आयरन मिल रहा है, ये आयरन हो जाता है मेल्ट। ये जब आयरन मेल्ट हो जाता है तो इस मेल्टेड आयरन का यूज किया जाता है आयरन के बड़े बड़े आर्टिकल जैसे गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स, मशीनरी पार्ट्स, इनको जॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्माइट वेल्डिंग। थर्मा दैट मीन्स द हीट, हीट के थ्रू ये मेल्ट हुआ है और इसके थ्रू हम सब्सटेंस को ज्वाइन करते हैं। जैसे जो भी टूटा हुआ पार्ट है, जैसे ये आपका ज्वाइन पार्ट है, यहाँ पर बीच में इस मेल्टेड आयरन को गिरा दिया जाता है और इसको सडनली इस तरह से ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसे जैसे ड्राई होता है ये एकदम हार्ड हो जाता है और अच्छी तरह से वेल्ड हो चुका होता है, तो इसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। ये आपने बात की लो रिएक्टिव मेटल्स की। यहाँ जो अभी हमें मेटल्स फॉर्म हो रही है ये 100% प्योर नहीं है, इसको हमें प्योर करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें बात करेंगे। तो अभी तो हम बात करें, अब हम आ जाए मोर रिएक्टिव मेटल्स। आपने लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात कर ली जो डाउन द सीरीज है, आपने मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात कर ली जो मिडिल ऑफ द सीरीज है। अब हम बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो अपर ऑफ द सीरीज होती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी आपकी मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके और को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम मेटल्स फॉर्म करते हैं। इनके ऑर्स का सॉल्यूशन लिया जाता है कंटेनर में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मेटल फॉर्म की जाती है। क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जिसके हम ऑक्साइड्स नहीं बना सकते और उसके थ्रू हम इसकी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो यहाँ हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे सपोज मैं NaCl की बात, सोडियम मुझे फॉर्म करना है, सोडियम फॉर्म करना है तो सोडियम का और क्या लेंगे हम NaCl, जिसे रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। अब NaCl लिया, हम क्या करेंगे, ये कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में मेल्टेड NaCl हमने फिल किया, सॉल्यूशन नहीं लेंगे। यहाँ हमें प्रिकॉशंस रखना है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यदि आपने सॉल्यूशन लिया तो जो सोडियम फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो आप प्रोसेस कर रहे थे Na के लिए वो तो मिली ही नहीं, यानी जो आप इतनी लंबी आपने प्रोसेस की जिस चीज़ को फॉर्म करने के लिए वो तो मिली नहीं, कुछ और ही मिल गया है ना। तो इसलिए जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करेंगे तो वहाँ हम उसके और का मेल्टेड और यूज करेंगे, ना कि आप उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ हमने NaCl का मेल्टेड NaCl यूज किया हुआ है, यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लिए। सपोज ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। इससे हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या होगा,
हमारे पास सॉल्यूशन किस चीज का है, NaCl है मेल्टेड, ठीक है ना। इस ये लिक्विड लिख लें क्योंकि मेल्ट, एक्यू नहीं लिखेंगे, आप ध्यान दे रहे हैं ना, एक्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्यू मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्यूशन बनाया, लेकिन वाटर में हमने नहीं बनाया क्योंकि वो NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमने वाटर में नहीं बनाया। तो हमने क्या लिया, उसको मेल्टेड लिया, मेल्टेड यानी वो लिक्विड फॉर्म। तो ये जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पर कौन है, कैथोड, तो Na कहाँ जाएगा, कैथोड पर, तो कैथोड पर जाकर क्या होगा, Na है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वहां जाकर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब काफी सारे क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर किस में आ जाएंगे, क्लोरीन गैस में आ जाएंगे, और क्लोरीन गैस एनोड की तरफ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और कैथोड पर आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम। तो इस तरह से कैथोड पर हमेशा मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मेटल मिल जाएगी, और यदि कोई गैस फॉर्म हो रही होगी तो अदर इलेक्ट्रोड से गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करें यदि एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में भी यदि आपने NaCl की प्लेस पर एल्युमिनियम का ले लें, तो एल्युमिनियम का हमने क्या लिया है, बॉक्साइड, बॉक्साइड यानी फॉर्मूला क्या है आपके पास, Al2O3, आप उसको मेल्ट कर लो तो हमारे पास क्या है, Al2O3 है लिक्विड स्टेट में। इसका क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमारे पास 2 एल्युमिनियम आयंस मिले और 3 ऑक्साइड आयंस मिले। एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर, तो कैथोड पर जाकर एल्युमिनियम ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए और एल्युमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन गया, ये कहाँ पर रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर, ये कहाँ हो रही है, एनोड पर। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, जैसे 2 ऑक्सीजन ले लिए तो इसने क्या किया, ये O2 में कन्वर्ट हुआ और इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर किए। ऑक्सीजन किस फॉर्म में आया, गैस फॉर्म में, और ऑक्सीजन एनोड पर से निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एल्युमिनियम मेटल। तो इस तरह से आप जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमें मेटल मिलती है ये प्योर मेटल होती है, इसका फिर से हमें फर्दर प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये हमारे पास तीनों सीरीज की हमने बात कर ली, हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। क्योंकि यदि हमने इतनी मेहनत कर ली और अभी भी हमारे पास मेटल इम्प्योर ही है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो हमें मेटल को प्योर तो करना पड़ेगा। मेटल को प्योर करना बहुत इजी है। मेटल को प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया जाता है ना, प्यूरिफिकेशन। आपको इसमें याद क्या रखना है, कुछ चीजें हमें बतानी होती हैं। हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, एक कंटेनर लेना है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा, एनोड होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो किस चीज का क्या लिया जाए, तो पहले हम बात कर लें एनोड। एनोड किसका बनाया जाएगा, इम्प्योर मेटल का, जो हमने अभी प्रीवियस मेथड से बनाया उसमें जो मेटल है वो इम्प्योर है, तो इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाएगा। कैथोड किसका बनाएंगे, प्योर मेटल का, जो हमारे पास पहले से आउटसाइड से प्रेजेंट है उसका हम बना लेंगे कैथोड। और क्या बचा आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो मेटल है उस मेटल के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी
मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप यदि कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, है ना, यदि कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है तो हम क्या करें, ये हमारे पास हमने लिया कंटेनर, इसमें लगाए 2 इलेक्ट्रोड्स, ये मैंने बना दिया यदि एनोड, और ये रहा मेरा कैथोड, ठीक है ना, ये है एनोड यानी इम्प्योर मेटल, और ये है कैथोड यानी बना ये प्योर मेटल्स, और इसके अंदर भरा इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कॉपर सल्फेट ले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन कुछ, और यहाँ से मैंने कनेक्शन कर दिया बैटरी का, और इसमें पास की इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा, जो कॉपर आयन है, सॉल्यूशन से कॉपर आयन निकले, इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हुए, ये कॉपर मेटल में। ये कॉपर मेटल कहाँ गई, सॉल्यूशन के थ्रू एनोड पर गई, सॉरी कैथोड पर गई, और कैथोड पर जाकर सेटल हो गई। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू इसमें चल रही है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो एनोड है ये पतला होता जाएगा, और ये जो कैथोड है इसके ऊपर आपके मेटल की लेयर चढ़ती जाएगी, तो इस तरह से आपका मेटल प्योर हो जाएगा। ये जो नीचे बचेगा आफ्टर द रिएक्शन, एनोड के नीचे कुछ मड टाइप का मिलेगा, इसे बोला जाता है एनोड मड। इसमें कई बार सिल्वर गोल्ड जैसी इम्प्योरिटीज भी रहती है, काफ़ी सब्सटेंस रहते हैं जिनको हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो मेटल चाहिए वो मेटल फॉर्म हो गई, और नीचे जो मड मिला उसको, क्योंकि एनोड से निकला है इसलिए उसको बोला जाता है एनोड मड। इस तरह से हमने सारी मेटल्स फॉर्म कर लिए, उनका प्यूरिफिकेशन कर लिया है, एक्सट्रैक्शन कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी मेटल के बारे में आप कर सकते हैं, ये स्पेशली ध्यान रखें, इम्प्योर मेटल का एनोड बन रहा है, प्योर का कैथोड बन रहा है, और सॉल्यूशन उस मेटल से रिलेटेड किसी सॉल्ट का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आपको कोई भी मेटल का यदि प्यूरिफिकेशन दिया जाए तो आप बना सकते हो, जरूरी नहीं कि कॉपर ये किसी भी मेटल का कहा जाए, आप उसका इसमें कर सकते हो। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।